स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका हिंदी का मॉक टेस्ट, ओके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं हैं? तुलसीदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुराज सिंह या फिर कबीरदास। आपको बताना है कि कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं हैं, ओके। बात करें अगर बोलियों के क्षेत्र की तो वह आपके 5 प्रकार के मेन होती हैं, ओके। पहला आपके होते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां, जिनमें आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि आती हैं, ओके, पूर्वी। नेक्स्ट आपकी होती है पश्चिमी, राइट, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी जो कानपुर हरदोई आदि में बोली जाती है, बुंदेली, ये सभी आती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर तो राजस्थान की उपबोलियां होती हैं, राजस्थानी उपभाषा, ओके, जिसमें आपकी मेवाती, मालवी, जयपुरी और मेवाड़ी आदि आती हैं। फोर्थ वन आपकी हो गई बिहारी उपभाषा की बोलियां, राइट। बिहारी में आपकी भोजपुरी, मगही आदि आती हैं। पहाड़ी उपभाषा की बोलियां आपकी 5th वन हो गई पहाड़ी, राइट। इनमें आपकी मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आदि आती हैं। ये आपके कुछ बोलियों के क्षेत्र हैं जो निम्न 5 प्रकार से विभाजित हैं, ओके। बात करें अगर करेक्ट ऑप्शन की तो वो है आपका कबीरदास। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कबीरदास जो थे वे काशी बनारस के रहने वाले थे और वहाँ जो बोली जाती है भाषा वो थी काशिका। काशिका वहाँ की लैंग्वेज थी, ओके। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन कबीरदास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार आपका करेक्ट होगा? बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ओके। 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। रूपक अलंकार जहाँ उपमाएं, उपमेय में और उपमान में दोनों के बीच में कोई भेद नहीं होता है, वहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाता है, ओके। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। अगर आपने अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं आपके 9, 16, 8 और 4। क्या होगा करेक्ट आंसर? थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग छंद की परिभाषा को देखते हैं। छंद की परिभाषा होती है आपकी अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है, ओके। छंद शब्द जो चद शब्द है इस धातु से बना है छंद, ओके। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है खुश, खुश करना, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए छंद के होते हैं जैसे चौपाई, दोहा, शायरी आदि, ओके।
सो बात करें अगर छंद के अंग की, तो वे आपके होते हैं जैसे कि गति, यति, तुक, मात्रा और गण। ये सभी आपके छंद के अंग होते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके। गण की बात करें तो गण होता है मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का जो समूह है वह एक गण मान लिया जाता है। 3 वर्णों का समूह एक गण हो जाता है। ओके। और छंदों की संख्या से दृष्टि से जो गणों की संख्या है वो आपकी होती है 8, यानी 8। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो आपका गणों के लिए एक सूत्र होता है, वो आपसे पूछा जाता है। ओके। या फिर गणों के नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन से नहीं है ये भी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। ये गणों की संख्या आपकी 8 होती है, जिसमें आपके होते हैं ये यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़। ये आपके 8 गण होते हैं और इनका सूत्र आपसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, यमाता राज भान सलगा। ओके। ये आपका सूत्र है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये थी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छंद से। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 8। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव? क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुभाव। ओके। अनुभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ओके। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बेफिक्र होना, फिक्रमंद होना, घोड़ा बेचकर सोना खरीदना या फिर चिंतित होना। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेफिक्र होना, चिंता रहित होना। ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अर्धविराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? यह पुस्तक अच्छी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वह घूमने गया, अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया। कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। बात करें अगर अर्ध विराम की, तो इसका अर्थ होता है आपका आधा विराम। ओके। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ पे हम अर्ध विराम का यूज़ करते हैं। राइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके। अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। राइट। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ ऐसे जो आपके होते हैं विराम चिन्ह, आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। तो उन्हें हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है कुछ इम्पॉर्टेंट आपके विराम चिन्ह जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लाघव चिन्ह नहीं है, कौन सा संयोजक चिन्ह नहीं है आदि। ओके। बात करें विवरण चिन्ह की, तो वो आपका ऐसा होता है, 2 डॉट और डैश। त्रुटि चिन्ह आपका ऐसे ट्रायंगल टाइप होता है। लाघव चिन्ह, ये आपका लाघव चिन्ह है। संयोजक चिन्ह डैश होता है। ओके। और पुनरुक्ति चिन्ह आपका जो ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं वो आपका पुनरुक्ति चिन्ह होता है। बाकी अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, ये सभी तो हम सभी जानते होंगे। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रहागत में समास है।
अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? कौन सा समास आपका है ग्रहागत में? ओके, सो समास का पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा वो आपके लिए। ग्रहागत का अर्थ होता है ग्रह को आगत। ओके, ग्रह को आगत। और यहाँ आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे कारक का आ गया इसलिए ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी डिटेल में समास आपका ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, पढ़ाया गया इसमें, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कोई एक स्वर संधि विच्छेद का सही रूप है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शंस है आपके महा प्लस ऐश्वर्य, वाक्य में दिक् प्लस गज। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो संधि का वीडियो ट्रिक के साथ चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की ओर। तो यहाँ आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, महा प्लस ऐश्वर्य की संधि महेश्वर होगी, महेश्वर। ओके, सो यह आपका है स्वर संधि का उदाहरण। ओके, बात करें दुशासन की तो यह आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नयन का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए। इनमें से आपको नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नि प्लस अन अर्थात नयन, और इसमें आपकी हो जाती है अयादि संधि, अयादि संधि। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम में कौन सा प्रत्यय है? ग्र, म्य, ग्र या फिर य? कौन सा प्रत्यय है ग्राम्य में आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा य। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्राम प्लस या, यह आपका हो जाता है ग्राम्य, राइट। और इसका मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द होता है आपका ग्राम। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके, आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षण या फिर आकार? आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर हमला किया गया हो। ओके, आकर्षण का अर्थ होता है आकर्षण, आकार का अर्थ होता है आपका आकार। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आकस्मिक। ओके, आकस्मिक आपका करेक्ट आंसर है। जो अकस्मात शब्द है अपना, उसमें एक जोड़ने पर हमें आकस्मिक प्राप्त हो जाता है, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह ऐसे ही लिखता रहे तो उसकी किताब पूरी ही हो जाए। वाक्य किसका उदाहरण है? संभाव्य भविष्य का, संभाव्य वर्तमान का, सामान्य भविष्य का या फिर हेतुमत भविष्य का? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हेतुमत भविष्य। ओके, यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ आपका हेतुमत भविष्य हो जाता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? आपको बताना है। रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? रीना पढ़ती होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कार्य हो रहा है या नहीं उसमें आपका संदिग्ध है, संदेह है, संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में संयुक्त क्रिया वाले विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो। ओके, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ। अध्यापिका छात्राओं को हिंदी पढ़ा रही है। यह भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है? निम्न में से कौन सा आपका संयुक्त क्रिया वाला ऑप्शन है, बताना है। संयुक्त क्रिया आपकी होती है जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण कर रही होती हैं, वहाँ आपका हो जाता है संयुक्त क्रिया। ओके, और संयुक्त क्रिया में भी पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया आपकी रंजक क्रिया हो जाती है। राइट, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैं प्रायः उससे मिल लिया करती हूँ। ओके, जिसमें आपका मिल संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया है, ठीक है, और लिया आपकी हो जाएगी रंजक क्रिया, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से आवाज़ नहर में तैरा जाए वाक्य से संबंध वाच्य कौन सा है? भाववाच्य, कर्तवाच्य, सहायक वाच्य या फिर कर्मवाच्य, कौन सा है करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ओके, करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सार्वनामिक शब्द का चयन कीजिए। कोई, कौन, यह, जो, इनमें से कौन सा आपका सार्वनामिक शब्द है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है? आपने अच्छा किया, यह विजय की साइकिल है, पेंसिल मेज पर है, राधा तुलिका से चित्र बनाती है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा? अगर आपने हिंदी के यूपी पुलिस के प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं मॉक टेस्ट के, प्रैक्टिस सेट के नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, सभी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? गधा, बच्चा, पहिया या फिर लोग? करेक्ट आंसर आपको बताना है। बात करें अगर गधा की तो ये आपका एक वचन है, गधे आपका बहुवचन हो जाएगा, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, पहिया का पहिए हो जाएगा, और लोग जो हैं आपका ये बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑलरेडी बहुवचन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, सरसों, नमक, नाखून। कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरसों, सेकंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर या फिर हूँ, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बात करें अव्यय के शाब्दिक अर्थ की तो इसका अर्थ होता है जो व्यय ना हो। ओके, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर फोर्थ आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, और फिफ्थ निपात। ओके, सो ये हो गई आपकी अव्यय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका एक क्रिया विशेषण अव्यय है, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। आपको ऐसा वाक्य चयन करना है जिसमें आपकी कोई गलती ना हो। ओके, मैंने उसकी बात पर परेशानी की, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, वह अपराधी के प्रतिकूल गवाही दें। हमारे कॉलेज में कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है। कौन सा वाक्य आपका करेक्ट है जिसमें कोई एरर नहीं है? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म शाम और शाम के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। ओके, आपको ऑप्शन दिए गए हैं: वादी, मुद्दई, कृष्ण या फिर एशिया का एक देश, विचक्षण, चतुर, सकल या फिर संपूर्ण। आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, शाम का अर्थ होता है कृष्ण और दूसरे शाम का अर्थ होता है एशिया का एक देश यानी थाईलैंड। थाईलैंड जो अभी एक एशिया का देश है जिसे पहले शाम के नाम से जाना जाता था। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो जानने की तीव्र इच्छा रखता हो। वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द क्या होगा? जिजीविषु, जिज्ञासा, जिजीविषा या फिर जिज्ञासु। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिज्ञासु। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जिज्ञासा के विलोम की बात करें तो वो होता है आपका अनिच्छुक। अनिच्छुक आपका विलोम हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, रात्रि व संध्या के बीच की बेला। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा कुहू, राका, गोधुली या फिर निशीथ। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। रात्रि व संध्या के बीच की बेला यानी बीच का जो टाइम होता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कुहू का अर्थ अगर देखें आपका तो होता है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आपका होता है कुहू। ओके, राका
को देखें तो ये होता है आपका पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को राका का कहते हैं। निशीथ, निशीथ होता है आपका अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय। और रात्रि व संध्या के बीच की बेला हो जाएगी गोधूली बेला। बात करें अगर गोधूली की, तो गोधूली शब्द का अर्थ होता है आपका गोधूल, यानी गाय के पैरों से उठने वाली धूल। ओके, पुराने टाइम में जब गाय जंगल से चरकर वापस आती थी तो पता चल जाता था कि शाम होने वाली है, और इसीलिए इस समय को हम गोधूली बेला कहने लगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। कोटि शब्द आपको दिया गया है, आपको इसका अनेकार्थी शब्द बताना है। लाख, बाधा, हजार या फिर श्रेणी, क्या होगा करेक्ट आंसर? सो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। लाख का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा या फिर आपका लाक्षा। ठीक है, बाधा का हम सभी जानते हैं संकट, रुकावट। ओके, हजार का अर्थ एक तो हजार हम सभी जानते हैं, दूसरा होता है इस, राइट। बात करें श्रेणी की, तो श्रेणी का अर्थ आपका होता है कोटि। ओके, कोटि का अर्थ होता है श्रेणी। श्रेणी भी होता है, करोड़ भी होता है। ओके, अत्यधिक भी होता है। ठीक है, सो कोटि का अर्थ हो जाता है श्रेणी। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा अनेकार्थी शब्द हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अदृष्ट। ओके, अदृष्ट का अर्थ होता है भाग्य, गुप्त, रहस्य या फिर जिसे देखा ना जाए। ओके, अवधि, अवधि का अर्थ होता है सागर या फिर समुद्र। अधर का अर्थ हो जाता है नीचे या फिर पराजित। होठ तो हम सभी जानते होंगे, होठ भी इसका अर्थ होता है अधर का। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 26, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही है? यानी जो शब्द आपको दिया है उसका जो अर्थ है वो सही है। कटिबद्ध और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध और तैयार। चपल, चपला का अर्थ होता है बिजली, चंचल। अन्नादि और अन्नादि का अर्थ होता है आरंभ रहित या फिर अन्न वगैरह। प्रताप और परिताप का अर्थ होता है संताप और पराक्रम। कौन सा ऑप्शन सही है आपका बताना है। सो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं। ठीक है, सो आपको दिया गया है सबसे पहले कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। ओके, और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उल्टा दे दिया गया, इसका इधर दे दिया गया अर्थ, इसका इधर दे दिया गया। चपल का अर्थ होता है चंचल। चपल का अर्थ होता है आपका चंचल, और चपला का अर्थ होता है बिजली। ओके, सो ये ऑप्शन भी इधर उधर दे दिया है अर्थ को। नेक्स्ट है आपका अनादि। अनादि का अर्थ होता है आरंभ रहित, जिसका आरंभ ना ज्ञात हो। अन्न आदि का अर्थ होता है अन्न वगैरह। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रताप, प्रताप का अर्थ होता है पराक्रम। ओके, और परिताप का अर्थ होता है संताप। तो ये भी इधर उधर अर्थ लिख दिए हैं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके शब्द युग्म देख लेते हैं, जिनमें पहला है आपका
पहला है कृपण और कृपाण, जिसका अर्थ होता है कंजूस और तलवार। नेक्स्ट है मरीचि और मरीचि, किरण और चंद्रमा। ओके, फिर है आपका प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है भोग और प्रसाद का अर्थ होता है महल, राइट। ओदक और ओदन, ओदक का अर्थ होता है जल जंतु और ओदन का अर्थ होता है बादल या फिर भात। सो ये थे कुछ अन्य शब्द युग्म। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अर्श का विपरीत शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं आपके फर्श, ज़मीन, नीचे या फिर तल। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। अर्श का अर्थ हो जाता है आपका फर्श। ओके, आपका ये विलोम है, राइट। बात करें ज़मीन की तो इसका अपोजिट होता है आसमान। आसमान इसका करेक्ट आंसर है। नीचे का अर्थ होता है ऊपर, मतलब अपोजिट। ओके, और तल, तल का ऑपोजिट होता है शिखर। शिखर का ऑपोजिट होता है तल। ओके, शिखर का अर्थ होता है चोटी, पर्वत की चोटी या फिर सिर, और तल का अर्थ होता है जलाशय, यानी बिल्कुल नीचे ज़मीन के। ओके, सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्श। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है। निकेतन। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर? निकेतन का अर्थ क्या होगा? राशव, आश्रय, आश्रम या फिर गृह। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, राशव, तो यह आपका, इसका अर्थ होता है नृत्य मंडप या फिर रासलीला का मंच। रासलीला का मंच। नेक्स्ट आपका है आश्रय, तो आश्रय का अर्थ होता है सहारा। आश्रम, आश्रम का अर्थ होता है आपका सन्यासी, साधु, ऋषि आदि का निवास स्थान। ओके, गृह आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकेतन का अर्थ होता है गृह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, किनारा का अनेकार्थी शब्द समूह है। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सिर्फ किनारा का अनेकार्थी की चर्चा हुई है? आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा तट, हाशिया और सिरा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तट, हाशिया, सिरा शब्द, ये सभी आपके किनारा के अनेकार्थी हैं। ओके, यहाँ आपको एक और शब्द देखने को मिलता है पार्श्व। ये भी आपका किनारा का अन्य शब्द है, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द दिया है मौत और समय, ये अन्य शब्द काल के अनेकार्थी हैं, ठीक है। ये सभी मौत और समय ये काल के अनेकार्थी हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव रूप है? तद्भव रूप आपको बताना है। कोर, केवल, काज या फिर कागज। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, काज। कार्य का उचित तद्भव होता है आपका काज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से प्रहर्षणी का तद्भव शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रहर्षणी का तद्भव शब्द क्या होगा? ओके, सो तद्भव तत्सम तो आप जानते ही होंगे, एक बार फिर से देख लें। वे शब्द जो संस्कृत से जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, वे आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। और जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिनका रूप बदल गया होता है, वे आपके तद्भव हो जाते हैं। ओके, यानी तत्सम, सम
सम से समझिए जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में हैं, और तद्भव जो कि अलग हो गए हैं। ओके, सो यहाँ आपका हस्ती जो है इसका तद्भव होता है हाथी। ओके, बात करें हरिदा का, तो हरिदा का तद्भव रूप होता है, हरिद्रा का तद्भव रूप होता है आपका हल्दी। ओके, हरिद्रा शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है आपका हल्दी। राइट, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है प्रहर्षिणी, तो प्रहर्षिणी आपका पर्यायवाची है किसका? हरिद्रा का। हरिद्रा का पर्यायवाची है प्रहर्षिणी। राइट, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तद्भव तत्सम एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, इससे 1 से 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, सो आप इसे ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ आपके इम्पॉर्टेंट तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, जैसे कर्पूर, तो कर्पूर का तद्भव हो जाएगा आपका कपूर। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गृद्ध। ओके, गृद्ध, तो गृद्ध का आपका होता है तद्भव गिद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हरिद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? त, च, स या फिर झ? आपको बताना है कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। तो सबसे पहले तो हम अघोष और महाप्राण दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। ओके, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। ओके, और जो प्रत्येक वर्ग है जैसे का वर्ग, चा वर्ग, उनका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें महाप्राण की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है तो वे हमारे महाप्राण हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ओके, अघोष में आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, और महाप्राण आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। सो उस हिसाब से देखें तो ता वर्ण आपका अल्प प्राण अघोष हो जाएगा। चा वर्ग आपका, चा जो वर्ण आपको दिया है सेकंड ऑप्शन, ये अल्प प्राण अघोष हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन झा दिया है तो ये महाप्राण सघोष हो जाएगा। लेकिन जो शा दिया है हमें थर्ड ऑप्शन, ये आपका अघोष महाप्राण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4, 2, 1, 3। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? बताइएगा आप कौन से आपके घोष व्यंजन हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ग, घ और ड़। ओके, सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके गद्यांश से रिलेटेड होंगे। ओके, गद्यांश आपको दिया गया है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी गरीबी
उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम आज हम सभी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराध की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। सो ये आपका गद्यांश है। इससे रिलेटेड आपको आने वाले 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो अगर आप गद्यांश का जो दिया है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल हो जाते हैं। सो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? अपने मन से नहीं बतानी है, गद्यांश के बेस पे बतानी है। आपने जो पैसेज पढ़ा है, बिना श्रम भोजन करना, किसी का सामान चुराना, पाक का अन्न खाना या बिना श्रम मौज करना। क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन जो है बिना श्रम भोजन करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे जिससे औरों तक भी यह वीडियो पहुँचे। ओके, सो अगला प्रश्न है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रमिक को, हिंसक को, श्रम ना करने वाले को, बेरोजगार को? गांधी जी पापी किसे मानते थे? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा श्रम ना करने वाले को। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इससे क्या आशय स्पष्ट कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित होते थे। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकास, संपूर्ण, वरदान या फिर वृद्धि? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉक आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पर जैसा आपका प्रश्न आता है वैसा ही आपका हूबहू बनाने की पूरी कोशिश की गई है। उतने ही इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ओके, सो 39 क्वेश्चन है आपका, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ओके, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, क्षमा सुदृढ़ जीवन का आधार या फिर श्रमहीनता के दुष्परिणाम। क्या होगा उचित शीर्षक? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये प्रश्न काफ़ी ट्रिकी होते हैं। यही आपका एक क्वेश्चन पैसेज का जो सही होता है, 5 में से 5 सही हो जाने चाहिए, उनमें से एक यही प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये अक्सर गलत हो जाते हैं। सो इन्हें इन टाइप के क्वेश्चंस को थीम बेस्ड अच्छे से सॉल्व किया करिए। राइट, यहाँ फिनिश होते हैं हमारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रीवियस जो वीडियोस मॉक टेस्ट के अवेलेबल है हिंदी के, वो सारे भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू है तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।